Yes. Yesterday we have started chapter 9 functions and we have done example 1, 2 and 3. कोई डाउट इनमें? 1, 2, 3 में इजी थे 1, 2, 3। क्या दो शर्तें हैं? कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है? कौन सा रिलेशन कुड बी अ फंक्शन जिसमें ईच एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए? कोई भी एलिमेंट इधर अनएसोसिएटेड नहीं होना चाहिए और एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं पॉसिबल है। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, वो रिलेशन फंक्शन होता है। एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। तो आज हम कल का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। ये हमारी डोमेन है, ये हमारी डोमेन है -1, -2, 0, 2। एरो डायग्राम की बिल्कुल नीड नहीं है। इफ यू डोंट वांट टू मेक, छोड़ दो, एरो डायग्राम की नीड नहीं है समझाने के लिए। अब मैं पहले इसका मीनिंग समझाना चाह रही हूँ। एक्स एरो ये क्या है? एक्स एरो इसका मतलब ये है एफ एक्स की इमेज x² - 2 देखेगा। क्या मीनिंग है इसका? एफ एक्स की इमेज x² - 2 देखेगा, मतलब एफ -1 की इमेज -1 का स्क्वायर -2 देखेगा। एफ -2 की इमेज रिप्लेस x बाय -2, रिप्लेस x बाय -2, -2 का स्क्वायर 4, 4 -2, -2 की इमेज 2 मिली। f0 की इमेज -2 देखेगा एंड f2 की इमेज अगेन 2, 2 की इमेज अगेन 2। बताना इज इट अ फंक्शन? शर्त तो वायलेट नहीं हुई? नहीं, शर्त खराब नहीं हुई। -2 की एक इमेज, 2 की भी एक ही इमेज। इस वाले एरो में बड़े बच्चे पजल हो जाते हैं, नॉट अ फंक्शन लिखाते हैं, केवल वो जिनका बेसिक वीक है। लेकिन यदि आपको कल के वो दो वर्ड्स याद हैं, ईच और यूनिक, तो इस एलिमेंट की -2 की एक ही इमेज है 2 और 2 की भी एक ही इमेज है 2 और इधर कोई एलिमेंट अनएसोसिएटेड नहीं है। और इन्होंने पूछा नहीं है वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, वो तो कह रहे हैं ये फंक्शन है। हम तो कल का रिवाइज कर रहे हैं कि देखो दोनों शर्तें फुलफिल हो रही है, हाँ ये फंक्शन है। अब इन्होंने कहा है पार्ट 1, एफ के सारे एलिमेंट लिखो। बेटा जो एफ और आर के एलिमेंट होते हैं ना, जो एफ और आर के एलिमेंट होते हैं वो पेयर होते हैं। -1, -1 ये पूरा एलिमेंट है एफ का। याद करो कैपिटल आर में कौन होता है ब्रैकेट में? 1, 2, 2, 3, तो एफ या आर के जो एलिमेंट है दोज आर पेयर्स। ये इसका रिप्रेजेंटेटिव स्मॉल एक्स और इसका रिप्रेजेंटेटिव, इन वाले सारे एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव स्मॉल एक्स होता है और एक्स की इमेज का रिप्रेजेंटेटिव वाई होता है। तो मैं क्या लिखूंगी एलिमेंट में? -1, -1, -2, -2, 0, -2, 2, 2, 2, 2। लो भाई, पहला पार्ट हो गया। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एफ। सेकंड पार्ट, ओहो, इज एफ अ फंक्शन? एक मिनट, ये तो इन्होंने पूछा है क्या एफ फंक्शन है, तो इसका मतलब यदि क्वेश्चन में लेटर एफ है तो आप ये नहीं समझ जाएंगे लेटर एफ का मतलब फंक्शन ही है। अब जरा क्वेश्चन को हम एक बार दोबारा पढ़ लें, पढ़िए जरा। पहला वर्ड क्या है क्वेश्चन का? अ रिलेशन एफ इज डिफाइंड एज। इन्होंने ये रिलेशन की डेफिनेशन दी है, आपसे पूछा है पार्ट 2 में बताइए ये, और वो हम पहले ही चेक कर चुके। हम तो कल का रिवाइज कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था पार्ट 2 में वो यही पूछ लेंगे, क्या ये फंक्शन है? तो अब आप कैसे लिखोगे? हाँ ये फंक्शन है, बस इतना लिखोगे, हाँ ये फंक्शन। बिल्कुल सही। अब इनकी भाषा पढ़ लो। बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन ऑफ एफ, ये वर्ड्स और ऐड कर दो। ईच एलिमेंट ऑफ द domain of f has a unique image, therefore the relation f is a function। प्लीज इसे अच्छे से कर लो। ये क्वेश्चन
ये वाला एंड फिफ्थ एग्जाम्पल 4 और 5 मैं कई स्कूल के एग्जाम में देख चुकी हूँ। 1 2 3 तो रेयर ही आता है, बट 4 और 5 इन दो के चांसेस एग्जाम में आने के हैं। और देने को टीचर कुछ भी दे, हम तो एवरी एग्जाम्पल एवरी क्वेश्चन करते हैं, बेसिक्स के साथ करते हैं, तो हमें तो एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन दे, वी शुड बी एबल टू डू। एग्जाम्पल 5 कहीं देखा देखा नहीं लग रहा है मुझे, रिकॉल वर्क करके बताओ। हाँ, यस, सेम क्वेश्चन रिलेशन में था, मेरे टेस्ट में भी था। मेरा टेस्ट पेपर किसी को याद है तो सेम क्वेश्चन रिलेशन में था, बस आज उसको क्या बोल दिया, फंक्शन। वही लीनियर रिलेशन है, वही ए और बी पता करना है और फंक्शन पता करना है। सेम क्वेश्चन रिलेशन में था, मुझे तो ऐसा याद आ रहा है डिजिट्स भी यही थी। एंड सोन, इन्होंने सारे पेयर नहीं दिए। और ये जेड टू जेड को ऐसे लिखो बेटे, ऐसे एफ डबल डॉट जेड टू जेड, मतलब डोमेन सेट में सारे इंटीजर्स, को डोमेन सेट में सारे इंटीजर्स। एरो डायग्राम तो बंदा बना ही नहीं सकता, कैसे लिखेगा सारे इंटीजर इस जरा से बॉक्स में, सारे इंटीजर्स, इम्पॉसिबल। तो एरो डायग्राम तो बन ही नहीं सकता, बट इन्होंने ये कह दिया ये लीनियर रिलेशन ए एक्स प्लस बी है। मैंने टेस्ट में कहा था कि आर एक लीनियर रिलेशन है, तो तुमने पहले एज्यूम किया था कि लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। आ गया यार, यहाँ इन्होंने दे दिया, तो ये यहाँ से इसको रब कर सकते हैं और केवल कितना कह सकते हैं, f इज अ लीनियर एक्सप्रेशन। कैसा होता है लीनियर एक्सप्रेशन, ए एक्स प्लस बी, क्वाड्रेटिक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लीनियर एक्सप्रेशन, डिटरमिन ए एंड बी। अच्छा, पूरा एक्सप्रेशन नहीं मांग रहे हैं, केवल कह रहे हैं डिटरमिन ए एंड बी। तो बेटा 1,1 एफ को बिलोंग करता है, तो एक्स की जगह 1 पुट कर दीजिए। 1 की इमेज 1 है, तो F1 की जगह, या एक और तरीका है, इसको ऐसे लिख लीजिए, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। एक ही बार में काम हो जाएगा, y को 1, x को 1, 2,3 बिलोंग्स टू f, y को 3, x को 2। प्लीज सावधानी से, पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है, थोड़ा सावधानी से भरना। मैंने बच्चों को उल्टा पुल्टा भरते हुए देखा है, 2 इधर भर देते हैं क्योंकि 2 पहले है ना, जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लो। मुझे बताइए केवल 2 ही पेयर से काम क्यों हो गया, आगे के पेयर्स की नीड क्यों नहीं है, 2 ही अननोन है। 2 इक्वेशंस आर मोर देन एनफ। क्या करें तीसरी इक्वेशन का, यदि ये क्वाड्रेटिक होता और इसमें सी होता, तब हमें 3 पेयर की नीड पड़ती। क्या आया इन दोनों को सॉल्व करके, सॉल्विंग 1 एंड 2, बी इज इक्वल टू -1। और यदि उन्होंने एफ मांगा होता तो आप यहां पर भर दीजिएगा 2x-1, बट उन्होंने एफ नहीं मांगा है, उन्होंने कहा डिटरमिन ए एंड बी। अच्छा, अब ये अभी कर रहे हैं। अब हमने कल नंबर ऑफ फंक्शंस याद कर लिए थे, ए में पी एलिमेंट है, बी में क्यू एलिमेंट है, तो आपने नंबर ऑफ फंक्शंस
कहां से कहां तक? बेटा इसका बड़ा मैटर है। ए टू बी, जरा सुन लो काम छोड़कर, ए टू बी या बी टू ए? ए टू बी में तो क्या आंसर होगा? क्यू की पावर पी। बट यदि बी टू ए है फंक्शन, बी इधर ए इधर है, तो पी की पावर क्यू। तो ये हमने याद कर लिया था, बट हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर कर चुके हैं, तो मैं जरा ये एक्सप्लेन कर दूं। इधर दो एलिमेंट है और इधर तीन एलिमेंट है। इधर दो एलिमेंट है, इधर तीन एलिमेंट है। मुझे बताओ, ए के पास कितनी चॉइसेस हैं? थ्री चॉइसेस है ए के पास। ए की इमेज कोई एक हो सकती है। जैसे रोज में जब आप वर्ड्स बनाते थे, पहली प्लेस कैन बी फिल्ड इन वन वे, वहां आर भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, कोई एक, कोई दो लेटर थोड़ा ना आ जाएंगे एक प्लेस पर। तो इसकी दो इमेज तो वैसे भी नहीं हो सकती, फिर तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। मैंने ये चॉइसेस लिखी हैं। ए के पास तीन चॉइस है, बी के पास कितनी चॉइस है? नो, अगेन थ्री। क्यों भाई, बी की इमेज वन नहीं हो सकती क्या? ये तो यस होता है। बी की इमेज टू भी हो सकती है, बी की इमेज, तो बी के पास भी तीन ही चॉइस है। इसलिए आंसर क्या हुआ? थ्री की पावर टू, क्यू की पावर पी। ये रीजन है, इसके पीछे एफपीसी रीजन है, जो हमने ये कल फॉर्मूला याद किया था, क्यू की पावर पी। और हम डायरेक्ट आंसर कह रहे थे जी, थ्री की पावर टू इज द डायरेक्ट आंसर। वो ऐसे बना है आंसर, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो रटना आसान हो जाता है जब समझ लो तो। अब नहीं आप गलती करोगे क्यू की पावर पी में। नंबर ऑफ रिलेशन एक बार याद दिलाओ, कल भी किया था, आज दोबारे। नंबर ऑफ रिलेशंस टू की पावर एम एन, आज बोलो, आज क्या होगा? नंबर ऑफ रिलेशंस टू की पावर पी क्यू, टू की पावर पी क्यू। इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ रिलेशंस? टू की पावर, ओ क्या कर रहे हो बेटा? आपने इसमें कहा टू की पावर पी क्यू, नंबर ऑफ सबसेट्स, जितने नंबर ऑफ सबसेट्स उतने नंबर ऑफ रिलेशन। क्या कर रहे हो? पी इंटू क्यू नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हो? पी टू है, क्यू थ्री है, कितने सबसेट बनेंगे? 64, कल भी तो किया था। ये बहुत आता है एमसीक्यू। ए में बता देंगे कितने एलिमेंट है, बी में बता देंगे कितने एलिमेंट है, और कभी पूछ लेते हैं नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, कभी पूछ लेते हैं नंबर ऑफ फंक्शन बताओ। कॉमनली आस्क्ड एमसीक्यूज है ये दो, प्लीज गलत मत करना। नाउ एक्सरसाइज 9.1 इज द होमवर्क। कल होंगे 9.1 के डाउट्स, और अब शुरू करेंगे 9.2। आप इनके एग्जाम्पल 6 का जब पैराग्राफ पढ़ोगे ना बेटे, तो उन्होंने उस पैराग्राफ में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एक्सप्लेन किया है। एक बार मेरे कहने से एग्जाम्पल 6 का पैराग्राफ रीड कर लो, इनके सॉल्यूशन का पैराग्राफ रीड कर लो एक बार। अब हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ 9.2। कोई थ्योरी नहीं करनी है इसमें, ये पूरी एक्सरसाइज डोमेन रेंज की है।
कौन सी डोमेन रेंज इजी होगी? जिसमें एफ पेयर की फॉर्म में होगा। पेयर का पहला पहला एलिमेंट डोमेन में चला जाएगा, पेयर का दूसरा दूसरा एलिमेंट रेंज में चला जाएगा। दिक्कत कब आएगी? एग्जाम्पल 2, जब फंक्शन डेफिनेशन की फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, है ना? तब हमें डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं वो सीखना है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहले तो इजी एग्जाम्पल कर ले जरा। इन्होंने कहा ये एफ है, इन्होंने डोमेन रेंज मांगी ही नहीं। देखो, अच्छा अब इसको पेयर की फॉर्म, एक मिनट सुनेंगे। अभी अभी हमने जो किया था एग्जाम्पल 4 और इस एग्जाम्पल में फर्क समझो। एरो से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एग्जाम्पल 4 ही हो, बट एग्जाम्पल 4 में इधर केवल -1 0, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, ओनली 4 एलिमेंट थे। तो उधर आपने फटाफट क्या पता कर ली थी? 4 इमेजेस। एफ एक्स ये है इमेज का फॉर्मूला, और आपने इन चारों की क्या पता कर ली थी? फटाफट इमेज। और फिर आपने एफ में, ये प्रीवियस एग्जाम्पल 4 की बात हो रही है, फिर आपने एफ में फटाफट कितने पेयर डाल दिए थे? 4 पेयर। आपसे कोई डोमेन पूछता तो आप कर्ली ब्रैकेट दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस डोमेन में बता देते, कर्ली ब्रैकेट सारी इमेजेस को रेंज में डाल देते। बट आज इसको पेयर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। देखो जरा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आप 1 की इमेज निकाल लोगे, 2 की इमेज निकाल लोगे। 1 की इमेज 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2, 2 की इमेज 2 2 जा 4 5 जा 20 प्लस 2। आपने 1 की इमेज पता कर ली 7, 2 की इमेज पता कर ली 22। मुझे जरा कोई ये तो बता दे, 1 और 2 के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर है उनकी इमेज कौन पता करेगा? फिर 2 के बाद 2 और 3 के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर है उनकी इमेज कौन पता करेगा? एक्स कौन है? रियल नंबर। तो चाह के भी हम ना तो इस क्वेश्चन का एरो डायग्राम बना सकते, और ना ही हम इस क्वेश्चन को, इसके एफ को किस में लिख सकते हैं? पेयर फॉर्म में। 1,7 के बाद सीधा 2,22 आएगा क्या? 1,7 और 2,22 के बीच में इनफाइनाइट पेयर होंगे। 1.1 कॉमा क्या, 1.01 कॉमा 1.02 कॉमा 1.003 कॉमा, कब तक बोलूंगी? 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आप पेयर की फॉर्म में लिख नहीं सकते, ना इनका एरो डायग्राम बना सकते। क्लियर हो रही है थोड़ी थोड़ी मेरी बात? तो इन्होंने कहा भी नहीं पेयर फॉर्म में लिखो, ना ये कह सकते। इतना डेयर ये कैसे करेंगे कि इस एफ को पेयर फॉर्म में लिखो? ओ भाई, एक्स की 2 4 वैल्यू दे रहे हो क्या जो इसको पेयर फॉर्म में लिखो? बट एग्जाम्पल 4 में इन्होंने कहा था कि उसको पेयर फॉर्म में लिखो। तो यहां इन्होंने कहा है केवल 3 की इमेज बता दो। सेकंड पार्ट में कहा है F3 और F2 को मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड पार्ट में कहा है इमेज 22 है, ये बताओ 22 किसकी इमेज है? एक्स बताओ। वाई दे दिया, एक्स की इमेज 22 है, ये एक्स बताओ किसकी इमेज 22 है? 2, ओनली 2 की इमेज 22 है, -2 की भी तो 22 होगी। तो ओरल नहीं करना है, ओरल नहीं करना है, मैं बता रही हूँ रिटन में। F3 तो निकाल ही लोगे आप। 3 3 जा 9, 5 जा 45। सेकंड पार्ट में F3 इंटू F2, F3 मेरे पास है, पहले F2 पता कर लो। 2 2 जा 4, 5 जा 20, तो F3 47, F2 22। थर्ड पार्ट सीख लो। हमें y की वैल्यू दे दी 22, तो fx की जगह 5x स्क्वायर प्लस 2 भर दो। एक्स स्क्वायर 4 आ गया, तो x प्लस -2 आ गया। मतलब 2 की इमेज भी 22 होगी और -2 की इमेज भी 22 होगी। -2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 22। केवल 2 की इमेज नहीं होगी 22, -2 की इमेज भी होगी 22। ओरल नहीं करना है, दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओरल नहीं करना है कि मैम ये तो ओरल पता चल रहा है, 2 और -2 की इमेज 22 है। नो, पूरा रिटेल में करना है।
ऑनलाइन वाले बताएं, एक एक पॉइंट समझ आया जो मैं क्लियर करना चाह रही थी? यस मैम। यस मैम। ओके। अब टॉप ऑफ द नोटबुक के पास, सबके पास जगह है। टॉप ऑफ द नोटबुक में एक नोट लिखिए, टू बी रिमेंबर्ड, अ रियल फंक्शन एफ is a rule which associates, लिखना है रजत, which associates to each possible real number x a unique real number fx। अभी समझा रही हूं क्या कहना चाह रही हूं, नोट कर लीजिए, फिर समझाती हूं। What this statement says, yes, बहुत ध्यान से सुनेंगे, अब थोड़ा बेसिक कर रहे हैं। हमारे सिलेबस में ओनली रियल फंक्शंस हैं। रियल फंक्शंस है मतलब डोमेन में केवल और केवल रियल नंबर आ सकते हैं। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकते, समथिंग अपॉन जीरो, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, रियल नंबर आ सकते हैं। और इमेज भी केवल और केवल रियल नंबर ही हो सकती है। y और fx एक ही बात होती है, हमेशा याद रखना। fx भी x की इमेज ही होती है और y भी x की इमेज ही होती है। यहां ये जो दिया है ना, x बिलोंग्स टू कैपिटल R, ये डोमेन है। सारे रियल नंबर देखो, ये fx है। मुझे बताओ क्या x की ऐसी कोई वैल्यू है जो f को नॉट डिफाइंड बना दे, समथिंग अपॉन जीरो बना दे, या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव? देखो, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड यानी नॉट नेगेटिव यानी नॉट रियल। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वो नंबर होते हैं जो रियल नहीं होते। फिर मैं कल वाली बात बोल रही हूं, जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आता था, एक्स की वैल्यू क्या होती थी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में? क्लास 10th। अभी आप क्लास 10th भूले नहीं होंगे। ये कौन है? ये डिस्क्रिमिनेंट होता था। जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आ जाता था, आप उस क्वेश्चन को छोड़ आते थे। क्या कह के छोड़ देते थे आप क्वेश्चन को? नो रियल रूट्स। क्योंकि अंडर रूट के अंदर कैसा नंबर भरना पड़ेगा? नेगेटिव। नो रियल रूट्स क्यों छोड़ देते थे? क्योंकि अंडर रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर भरना पड़ेगा, और नेगेटिव नंबर का जो अंडर रूट होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, इमेजिनरी होता है, रियल नहीं होता। तो यानी यदि x की कोई वैल्यू y को समथिंग अपॉन जीरो बना दे, तो मैं वो x की वैल्यू डोमेन में नहीं डाल सकती। उसकी इमेज कहां से लाऊंगी? मान लो मेरा फंक्शन है, सुनो ध्यान से, मेरा फंक्शन ये है। अब मैं सबकी इमेज देख सकती हूँ, टू की इमेज मैं देख ही नहीं पाऊंगी। क्यों नहीं देख सकती मैं टू की इमेज? मतलब यहां पर मैं वन की इमेज देख पा रही हूँ, 3/1 - 2। मैं 5 की इमेज भी देख पा रही हूँ, 3/3। मैं 7 की इमेज भी देख पा रही हूँ, 3/5। मैं -2 की इमेज भी देख पा रही हूँ, 3/-4। मैं सारे रियल नंबर की इमेज देख पा रही हूँ, सबकी। केवल एक नंबर की इमेज नहीं देख पा रही, 2। तो यानी मैं इस सर्कल में यदि 2 ले लेती हूं, 2 की इमेज उधर मिलेगी नहीं, क्योंकि 2 की इमेज तो 3/0, वाई नॉट डिफाइंड हो गया ना 2 के लिए। 2 की इमेज मुझे उधर मिलेगी नहीं, 2 इधर अनएसोसिएटेड रह जाएगा, फिर ये फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। तो ये वाला फंक्शन
2 की इमेज देखने में इनकैपेबल है, क्योंकि x को 2 पुट करने से y नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो इस फंक्शन की डोमेन df मतलब इस फंक्शन की डोमेन सारे रियल नंबर हो सकते हैं 2 को छोड़ के। ये कैसे लिखा, चैप्टर सेट्स में पढ़ाया था। R क्या है, एक सेट, और सेट में से एक सेट ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। R-2 मीनिंगलेस, ये कौन है, ये सेट है, पूरी नंबर लाइन, और सेट में से एक सेट ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, सेट में से एक नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो इस फंक्शन की डोमेन, डोमेन यानी x की वो वैल्यूज जिनके लिए y रियल और फाइनाइट हो। ये क्या है, नॉट फाइनाइट, और ये क्या है, नॉट रियल। तो मुझे इस पूरी 9.2 में y को 2 खतरों से बचाना है। मैं x की उन वैल्यूज को छोड़ दूंगी जो y को समथिंग अपॉन 0 बना रही होंगी, नॉट डिफाइंड बना रही होंगी, नॉट फाइनाइट बना रही होंगी, या जो y को अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बना रही होंगी। मैं x की उन सब वैल्यूज को डोमेन में से बाहर निकाल दूंगी। क्यों, क्योंकि वो इधर वाले गोले में अनएसोसिएटेड पड़े रह जाएंगे, फिर वो फंक्शन ही नहीं होगा और हमारी डोमेन गलत हो जाएगी। यदि मैं इस क्वेश्चन को कहती हूँ इसकी डोमेन है होल सेट आर, क्यों गलत है इसकी डोमेन होल सेट आर, टू अनएसोसिएटेड पड़ा है भाई साहब, टू की तो उधर इमेज ही नहीं है, टू के लिए तो फंक्शन नॉट डिफाइंड है। बट इस फंक्शन की डोमेन होल सेट आर बिल्कुल सही है, क्यों, एक तो अपॉन नहीं है, तो अपॉन नहीं है मतलब वाई को नॉट डिफाइंड होने का खतरा ही नहीं है। और क्वेश्चन में अंडर रूट कहाँ है जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। यदि एफ एक्स होता, स्क्वायर तो बहुत अलग चीज हो गई आश्रय, यदि एफ एक्स ये होता, अब बहुत सारे नंबर से वाई को खतरा है, बहुत सारे नंबर से, 1 से भी खतरा है, 1-2 अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं ले सकती, 0.1 से भी खतरा है, -3 से भी खतरा है, -2 से भी खतरा है, -5 से भी खतरा है, 0.5 से भी दिक्कत है, 1.2 से भी दिक्कत है, 1.2 में से 2 गया नेगेटिव, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मुझे इसमें बहुत सारे एक्स छोड़ने हैं, केवल कौन से एक्स डालूंगी डोमेन में, थियोरेटिकली बता, कौन से एक्स डाल सकती हूँ डोमेन में जिनके लिए वाई रियल हो और फाइनाइट। ये 2 शब्द याद करो, ये 2 शब्द याद करो। वाई कैसा होना चाहिए, रियल एंड फाइनाइट। डोमेन में एक्स की वैल्यूज को डोमेन कहते हैं और वाई की वैल्यूज को रेंज कहते हैं। डोमेन में एक्स की वो वैल्यूज जाएंगी जिनके लिए वाई रियल और फाइनाइट होगा। उल्टा कर दो, रेंज में वाई की वो वैल्यूज जाएंगी जिनके लिए एक्स रियल और फाइनाइट होगा। उल्टा उल्टा दोबारा बोलो, डोमेन में एक्स की वो वैल्यूज जाएंगी जिनके लिए वाई रियल और फाइनाइट होगा, और रेंज में वाई की वो वैल्यूज जाएंगी जिनके लिए एक्स रियल और फाइनाइट होगा। मेरे ये वर्ड्स याद रखना। अब रिलेशन इसके मुकाबले कितना इजी था, रिलेशन हमेशा पेयर फॉर्म में था, आप ऐसे डोमेन रेंज बता देते थे, है ना। और मैंने पहले भी कहा था फंक्शंस 9.2 में बहुत मेहनत होगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। अब ये फंक्शन पेयर फॉर्म में नहीं है कि मैं फटाफट डोमेन बता दूंगी पहला पहला पेयर उठा के, पहला पहला एलिमेंट उठा के, इसकी डोमेन में मेहनत होनी है। अब आप यहाँ फेयर में इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देना, फेयर में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 11th को समझाने की नीड नहीं है, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके फैक्टर आ जाएंगे x-2 x-6। अब आप कहेंगे, अब हम इनकी लैंग्वेज लिख देते हैं, फॉर डोमेन एफ एक्स मस्ट बी अ रियल नंबर। क्या लिखा है एम एल अग्रवाल ने, डोमेन के लिए, मेरी भाषा क्या थी, एक्स की वैल्यूज, और डोमेन में कौन जाती है, एक्स की वैल्यूज। फॉर डोमेन एफ एक्स किसको कहते हैं, वाई को, एफ एक्स मस्ट बी अ रियल नंबर। एफ कैसा होना चाहिए, रियल नंबर। क्वेश्चन में अंडर रूट नहीं है, तो वाई का नॉट रियल होने का तो सवाल ही नहीं उठता।
हाँ, y को 2 नंबर से बहुत खतरा हो रहा है। यस, डिनोमिनेटर गलती से भी 0 ना हो जाए, x गलती से भी 2 ना हो जाए, x गलती से भी 6 ना हो जाए, तो इसलिए डोमेन होगी, डोमेन होगी सारे रियल नंबर माइनस कर्ली ब्रैकेट। अब मुझे ये रिकॉल करा दो, कर्ली ब्रैकेट 26 की बजाय बच्चा जल्दबाजी में ये लिख दे इसकी जगह, तो बच्चे को 0 क्यों मिल गया? हाँ बेटा, ये इंटरवल ही है, ये भी इंटरवल ही है, ये सेट ही है दोनों। क्या फर्क है उसमें और इसमें? ये एक्सप्रेशन तो करेक्ट है, इस क्वेश्चन में क्यों गलत है? आर भी तो बेटा मैंने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी स्मॉल ब्रैकेट लगाए हैं। बेटा सेट्स तो मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया था, इन दोनों में क्या फर्क है? ओपन सेट और क्लोज सेट। ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है? सेट्स दोबारा कैसे पढ़ सकते हैं अब हम? मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मेरे बच्चों को इन दो का मतलब ही नहीं पता। आप इसका मतलब है कि 2 और 6 के बीच में क्यों देंगे? किसका मतलब है, किधर है फिंगर? जो ए और बी ब्रैकेट में है वो ओपन सेट है, और जो कर्ली ब्रैकेट में है वो नॉर्मल सेट है। बेटा ओपन सेट और नॉर्मल सेट, ओपन धनिष्ठा मुझे सॉरी मैम। मुझे एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं मिल रहा है। मैम अब जो सिंपल ब्रैकेट्स में लिखा है उसमें सारे नंबर्स आएंगे ए और बी के बीच में, पर ए और बी नहीं आएगा। लेकिन जो कर्ली ब्रैकेट में ए और बी है उसके अंदर ए और बी के कुछ कुछ एलिमेंट्स आएंगे बस। ए और बी के कुछ कुछ एलिमेंट हैं, मतलब स्पेसिफिक। चलो अब सुन लो मुझे, मैं दोबारे समझाने की कोशिश करती हूँ। कैपिटल ए जब सेट का पहला दिन था, वोवल लिखने हैं, तो कैपिटल इस ए में 5 एलिमेंट माने जाएंगे। ए और ई के बीच का बी सी डी नहीं लूंगी, ई के बाद एफ जी एच नहीं लूंगी, सीधा आई। 5 ही एलिमेंट है इस ए में। कैपिटल बी 3 5 7, कैपिटल बी में ये 3 ही एलिमेंट हैं, इनके बीच के एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। 4 4.2 6 6.3 6.4 कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल सी में है 5 और 8, तो इसमें केवल 5 और केवल 8 की बात हो रही है, ना 5 से पहले की बात हो रही है, ना 8 के बाद की बात हो रही है, ना 5 और 8 के बीच के नंबर की बात हो रही है। कर्ली ब्रैकेट का मतलब है धनिष्ठा ओनली 5 एंड ओनली 8, कुछ स्पेसिफाइड नंबर्स नहीं, ओनली 5 एंड ओनली 8। ओके मैम। तो इसका मतलब है ओनली 2 एंड ओनली 6। केवल मैंने रियल नंबर में से 2 और 6 उड़ाए, 2 ही नंबर उड़ाए, और इसका मतलब है मैंने रियल नंबर में से 2 से लेके 6 तक इनफाइनाइट रियल नंबर उड़ा दिए। अरे 2.2 से क्या दिक्कत है, भरो 2.2। 2.2 से ये नॉट डिफाइंड हो रहा है क्या? 2.2 क्यों उड़ाया, 3 क्यों उड़ाया, 3.5 3.7 3.8 3.9 क्यों उड़ाया? इसमें तो 4 भी उड़ा दिया, 4 और 5 के बीच के भी उड़ा दिए, 5 भी उड़ा दिया, 5 2 और 6 के बीच के जितने भी रियल नंबर थे वो सब उड़ा दिए। क्या मतलब है इस ब्रैकेट का? 2 और 6 के बीच के नंबर। इस ब्रैकेट का क्या मतलब था? 2 भी 6 भी इंक्लूडेड, और बीच के सारे नंबर। और इस ब्रैकेट का क्या मतलब है? ओनली 2 ओनली 6। कुछ नहीं पढ़ाया मैंने ये, और मैंने सेट्स में ये बात बोली थी, उस टॉपिक का नाम आया था इंटरवल्स। मैंने कहा बेटा ये इंटरवल्स आपको मैथ में आगे तक काम आएंगे। तो ये वही तो, अभी अभी ये इंटरवल्स भी काम आने हैं। और मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ धनिष्ठा, हार्दिक एंड ऑफलाइन एवरीवन, यदि आपने इस फंक्शंस में छुट्टी ली तो मैं नहीं समझती कि ये फंक्शंस फिर क्लियर हो पाएगा।
क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, अभी हम घूमे पड़े हैं, अभी तो हम यही नहीं बता पा रहे हैं। और कुछ बच्चे यही आंसर लिख के आते हैं और 0 लेके आते हैं। 2 और 6 के बीच के साढ़े उड़ा दिए। हमें केवल कौन से उड़ाने हैं, मैथमेटिकल भाषा में बात करते हैं, कौन से माइनस करने हैं। ओनली 2 ओनली 6, केवल 2 नंबर से ही तो खतरा है भाई को। 3 से क्या प्रॉब्लम है, भरो 3, बिल्कुल भी समथिंग अपॉन 0 नहीं हो रहा है। तो इसलिए दिस इज द आंसर एंड दिस इज द प्रेजेंटेशन, दिस इज द प्रेजेंटेशन। अब 1 मिनट का पॉज। काफी कुछ समझाने की कोशिश की है और अभी क्वेश्चन टिपिकल पे और अभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, अभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिनमें अपॉन भी होगा, अंडर रूट भी होगा। मतलब वाई को दोनों खतरों से बचाना होगा। कौन से 2 खतरों से बचाना होगा, समथिंग अपॉन 0 ना हो पाए वाई, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव ना हो पाए वाई। एक्स की वो सारी वैल्यूज हटानी पड़ेंगी जो वाई को इन दोनों खतरों में डाल देंगी। मैं पूरे एक्सरसाइज में किसको बोल रही हूँ खतरा, समथिंग अपॉन 0 को, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव को। वाई की वैल्यू ये दो ना हो, ना नॉट डिफाइंड ना नॉट रियल। वाई शुड बी फाइनाइट एंड रियल, इसलिए ये 2 शब्द याद रखना, वाई शुड बी फाइनाइट एंड रियल, और रेंज के लिए एक्स शुड बी फाइनाइट एंड रियल। आ जाएगा, धीरे धीरे समझ आएगा, बिल्कुल टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, बट आप और मैं मेहनत करेंगे, सब समझ में आएगा। मैं अपने हर साल का एक्सपीरियंस बता दूं, कोर में ये चैप्टर 2 है, पढ़ा चुकी हूँ। आधा बैच की अंडरस्टैंडिंग इतनी लाजवाब, कोई सा भी क्वेश्चन दे दो डोमेन रेंज का, दे आर एबल टू डू। और आधा बैच बस मैम डोमेन रेंज ही नहीं आ रहा, सब कुछ आ गया, बस डोमेन रेंज ही नहीं आ रहा। क्यों, सोच नहीं पा रहे हैं। अभी आगे की क्वेश्चंस में लॉजिकल थिंकिंग रिक्वायर्ड होगी, सोचने का काम बहुत है अभी आगे। ये तो हमें ऐसे क्वेश्चन सारे मिलेंगे, तो इनको लिखने से कोई फायदा नहीं है। ये लिख सकते हो, डोमेन में एक्स की वो वैल्यूज, इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख लो, डोमेन में एक्स की वो वैल्यूज जाती हैं जिनके लिए वाई रियल एंड फाइनाइट हो। रेंज में वाई की वो वैल्यूज जाती हैं जिनके लिए एक्स रियल और फाइनाइट। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट करके दिखाइए, एग्जाम्पल 2 पार्ट 2। पार्ट 1 पूरा अच्छे से करो रजत, कोई नहीं, मैं रुक रही हूँ।
यस, पार्ट 2 पार्ट 1 से अलग क्यों है? क्योंकि डिनोमिनेटर की स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं हो रही है। तो कोई बात नहीं, आप लिखिए डोमेन के लिए fx को एक रियल नंबर होना पड़ेगा, रियल नंबर होना पड़ेगा, इसलिए डिनोमिनेटर गलती से भी 0 ना हो जाए, यानी x गलती से भी क्या ना हो जाए, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। जैसे इसमें x गलती से भी क्या ना हो जाए, 2 और 6, x के आंसर्स 2 और 6 आते ना, तो इसके आंसर्स उससे तो आ नहीं रहे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो x गलती से भी 4 + 2√3 ना हो जाए, दो ही वैल्यू तो आएंगी, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में 3-4 वैल्यू तो आ नहीं सकती x की। तो देयरफॉर बताओ भाई, डोमेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4 - 2√3, 4 + 2√3 कर्ली ब्रैकेट, मतलब केवल ये दो नंबर उड़ाए हमने, बाकी सारे रियल नंबर लेने में y को कोई परेशानी नहीं होगी। बट यदि x को मैंने ये या ये ले लिया, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, y रियल नहीं रहेगा, y शुड बी रियल, y शुड बी रियल। बस एग्जाम्पल 3 और करेंगे आज हम लोग, एग्जाम्पल 4 से कल करेंगे। एग्जाम्पल 3 के बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन आउट ऑफ ML अग्रवाल, ML अग्रवाल से बाहर से। इन्होंने डोमेन नहीं मांगा है, इन्होंने इन दो का आंसर मांगा है, लेकिन आप मेरी तसल्ली के लिए डोमेन बता दें, मुझे बता दें डोमेन मेरी तसल्ली के लिए। वेरी गुड। तो इसमें आप कोई नीचे क्वाड्रेटिक कोई है जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे? ओए ओरल बता दो कोई भी इसकी डोमेन, सारे रियल नंबर 1 को छोड़कर, केवल 1 ही प्रॉब्लम क्रिएटिंग करेक्टर है, 2 धक्का। y को और किसी से परेशानी नहीं, केवल 1 से परेशानी है। अब इतने आप f-2 कैलकुलेट करोगे, x की जगह -2 पुट करके, और f1/3 कैलकुलेट करोगे, और फिर इन दोनों की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में भरकर आंसर मैच करोगे। मीनवाइल आई एम राइटिंग द क्वेश्चन फॉर परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अभी हमने मिसिसिपी का एक ही क्वेश्चन किया है ना, पेजेस भी छोड़ रखे हैं हमने, है ना? तो मेरे को क्वेश्चन नंबर रोज बता देना। आज हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 2 कर लिया? कौन सा किया था 2? अच्छा, वोवल और कॉन्सोनेंट वाला। कल वो तब तक रिकॉर्डिंग ब्रेक हो गई थी, तो इसलिए वो रिकॉर्डिंग में नहीं गया है। धनिष्ठा, धनिष्ठा कल Yes. हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था, तो वो आप अपने फ्रेंड से मंगा लीजिएगा। Okay, ma'am. इनवॉल्यूट वाला किया था ना गैलविन? इनवॉल्यूट में से 3 वोवल और 2 कॉन्सोनेंट लेके, हाँ मैं टिक लगा रही हूँ ना, जो जो मैं कराती जा रही हूँ, ऐसा ना हो रिपीट हो जाए। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। और सब लोग क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, कॉपी करेंगे क्वेश्चन भी, केवल सॉल्यूशंस नहीं करने हैं, क्वेश्चन भी कॉपी करना है। लेकिन आज हमने जो मेहनत की है 9.2 के जो बेसिक्स किए हैं, कल फिर हमें थोड़ा हेल्प मिलेगी।
अब हमें लगता है 4 ही पार्ट हैं, 4 पार्ट नहीं है बेटा, एक पार्ट क्वेश्चन के अंदर भी छुपा हुआ है, टोटल 5 पार्ट माने जाएंगे। एक एक काम करते हैं, इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तो आप लोग मुझे सारे पार्ट के आंसर फैक्टोरियल्स में दे दो और मैं आंसर शीट से मैच कर दूंगी, और घर जाके उनकी डिजिट्स लिखना और मैं कल मैच करवा दूं। क्योंकि अभी यदि आप मल्टीप्लाई करने बैठ गए, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। आप मुझे पांचों पार्ट के आंसर फैक्टोरियल्स में बता देना। यू कैन टेक योर टाइम, आराम से 2 मिनट ले लो, अभी हमारे पास 5 मिनट है। 2 मिनट आप सोचने के लिए ले लीजिए, 3 मिनट में एक्सप्लेन करने के लिए लूंगी। सोचो। और फंक्शंस में इतना कम होमवर्क मिल रहा है तो आप घर पर तैयारी कर ही रहे होंगे। दूसरी ट्यूशन का टाइम होने लग रहा है। चलिए, मैं आप लोग आंसर बोलिएगा, मैं इसमें से मैच करती जाऊंगी। पहले पार्ट का आंसर क्या बोला था आपने? 12 फैक्टोरियल। हाँ, ये 3 किसके लिए था? कौन है 3 बार? एन। और 4 के कौन है? ई। और 2 डी, है ना? तो ये आपको थ्योरम याद है। इसका 12 फैक्टोरियल गलत आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 2 एन या 2 ई आपस में इंटरचेंज करेंगे तो नया वर्ड नहीं बनेगा, सबको पता था। डिवीजन वाली थ्योरम यूज होगी। पहला पार्ट पी से ही शुरू होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितने भी वर्ड्स बनाओगे पी से ही शुरू होने चाहिए। अब बोलिए आंसर। 11 फैक्टोरियल, एन के लिए 3, ई के लिए 4 और डी के लिए 2। कोई चेंज नहीं हुआ, 12 का 11 हो गया क्योंकि पी फिक्स था। चलिए, फर्स्ट पार्ट इजी। सेकंड पार्ट, ऑल वोवल अकर टुगेदर। वोवल छांट दो पहले मेरे लिए। एक आई, 4 ई। ये है वोवल। कितनी प्लेस हो गई? 5 6 7 8 9 10 11 12। कैसे किया वोवल अकर टुगेदर? टोटल प्लेसेस हो चुकी हैं 8। 3 किसके लिए? एन के लिए, डी के लिए। ओके, रस्सी में बंधे बंधे। वेरी गुड, खुश कर दिया। रस्सी में बंधे बंधे ये पांचों लेटर आपस में अरेंज करेंगे, बट 4 ई होने के कारण 4 फैक्टोरियल इसके डिनोमिनेटर से हटकर उस, अब फर्क, आंसर तो सेम आएगा बट आप 4 फैक्टोरियल इस डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते। यानी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कॉपी किया है या रटाया या जो भी। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। थर्ड पार्ट, नेवर अकर टुगेदर। टोटल में से ऑलवेज अकर टुगेदर माइनस। डिजिट की कैलकुलेशन करना जरूर, कल मैच करवा दूंगी। फोर्थ पार्ट, आई से शुरू हो, पी पे खत्म हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो मुझे जो लग रहा था बस ये देखना था मुझे, वोवल अकर टुगेदर नेवर अकर टुगेदर आपको याद है क्या? तो आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा मंडे को यदि आपको क्लियरिटी है। बोलो बेटा। ये सेम एज इट इज, क्योंकि ना एन कम हुए, बल्कि इन्हें थोड़ा तो क्वेश्चन ट्विस्ट करना चाहिए था। इन्हें 3 एन में से 1 एन कहीं फिक्स कर देना चाहिए था, जिससे बच्चा
3 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल करता कि भाई एक एन तो फिक्स हो गया। अब पार्टिसिपेशन के कितने एन करेंगे? 2। अरेंजमेंट में 2 एन हिस्सा लेंगे, तो यहाँ 3 की बजाय 2 फैक्टोरियल होता है। तो थोड़ा सा एक आधा पार्ट में ये ट्विस्ट डाल सकते थे। इन्होंने फिक्स भी वो करे जो पहले से ही सिंगल सिंगल है, जो रिपीट हो रहे उनमें से एक फिक्स करते तो बच्चे को और अच्छा प्रैक्टिस मिलता। आप कर पाएंगे यदि क्वेश्चन ट्विस्टेड भी आया तो, है ना? चलिए, ओके। गुड इवनिंग।